कभी सोचा है कि दो बिल्कुल एक जैसी कंपनियां जो एक ही चीज बेचती हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ मुनाफा कैसे दिखा सकती हैं? अच्छा, इसका जवाब अक्सर एक बहुत छोटी सी तफसील में छुपा होता है, और वो है कि वो अपनी इन्वेंट्री की कदर कैसे करती हैं। आज हम इसी अकाउंटिंग के उसूल पर बात करेंगे, जो किसी कंपनी की माली कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। बस यही वो सवाल है, वो पहेली है जिसे हम आज हल करने वाले हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब अकाउंटिंग के कुछ खास उसूलों में है। तो चलें मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कदर में कमी के मसले की, फिर समझेंगे कि कमतर कद्र का असूल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया के दो बड़े अकाउंटिंग सिस्टम IFRS और USGAP इस असूल को कैसे अलग-अलग तरीके से अपनाते हैं। और फिर सबसे अहम हिस्सा, राइट डाउन क्या होता है और क्या इसे वापस किया जा सकता है। आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि इस सब का असल मतलब क्या है। देखिए, हर वो कारोबार जो कोई चीज़ बेचता है उससे इस मसले का सामना करना पड़ता है। सोचें कि आपके गोदाम में बहुत सारा सामान पड़ा है, लेकिन अचानक टेक्नोलॉजी बदल गई, फैशन पुराना हो गया या मार्केट में कीमतें ही गिर गई, तो अब वो इन्वेंट्री उतनी कीमती नहीं रही जितनी आपने खरीदी थी। चलें एक सादा सी मिसाल लेते हैं। एक कंपनी ने $100 की कोई चीज़ खरीदी, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ $80 रह गई है। तो अकाउंटिंग के असूल कहते हैं कि भाई, आप अपनी किताबों में इसे आप $100 पर नहीं दिखा सकते। और बस यहीं से हमारी आज की सारी बात शुरू होती है। इसे अकाउंटिंग का एक बुनियादी एहतियाती उसूल समझ लें। ये उसूल कहता है कि आपको उम्मीद तो बेहतरीन की रखनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमेशा बदतरीन के लिए करनी चाहिए। मतलब ये कि आप अपने असासों को कभी भी उनकी असल कीमत से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। इसीलिए इन्वेंट्री को हमेशा उसकी असल लागत या मौजूदा मार्केट वैल्यू जो भी कम हो, उसी पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अच्छी बात यह है कि दुनिया के दो सबसे बड़े अकाउंटिंग सिस्टम IFRS, जो तकरीबन पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, और US GAAP, जो खास तौर पर अमेरिका में चलता है, इस बुनियादी उसूल पर तो मुत्तफिक हैं। लेकिन असल फ़र्क इस बात में आता है कि वो इस कम कीमत का तयन करते कैसे हैं। ठीक है, तो अब ज़रा इसमें गहराई में चलते हैं। उसूल तो एक जैसा है, लेकिन उस पर अमल करने का तरीका बहुत अलग है। और बस यहीं से वो फ़र्क पैदा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से एक जैसी कंपनियों का मुनाफा भी अलग-अलग नज़र आ सकता है। IFRS एक बहुत सीधा साधा रास्ता अपनाता है। ये इस्तेमाल करता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी NRV को। आसान लफ्ज़ों में, ये वो रकम है जो कंपनी को लगता है कि वो ये इन्वेंट्री बेचकर सारे खर्चे निकालने के बाद कमा लेगी। तो IFRS के तहत इन्वेंट्री को उसकी लागत या NRV, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। बस सीधी सी बात। दूसरी तरफ US गैप का तरीका थोड़ा पेचीदा है। ये मार्केट वैल्यू इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि आज अगर वही चीज़ दोबारा खरीदनी पड़े तो कितने की मिलेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस वैल्यू पर दो हुदूद हैं, एक छत और एक फर्श। छत वही NRV है, मतलब आप इसे इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते जितने में वो बिक सकती है। और फर्श ये यकीनी बनाता है कि आप इसे इतना भी कम ना दिखाएं कि बाद में बेचने पर बहुत ज़्यादा मुनाफा नजर आए। तो ये एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश है। यहाँ देखें, फ़र्क बिल्कुल सामने है। IFRS का तरीका कितना सीधा है, लागत का मुआवजा NRV से करो और बस। लेकिन US कैप के तहत आपको पहले मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसकी अपनी छत और फर्श की हुदूद हैं, और ये पूरे अमल को काफ़ी पेचीदा बना देता है। तो जब इन्वेंट्री की कदर उसकी लागत से कम हो जाती है, तो कंपनी को एक राइट डाउन रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये सिर्फ किताबों में एक एंट्री नहीं है, बल्कि इसका असर कंपनी के पूरे मालियाती निज़ाम पर पड़ता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। ये टेबल इस असर को बहुत अच्छी तरह दिखा रहा है। देखें, $20,000 के राइट डाउन से क्या हुआ। इन्वेंट्री, जो कि एक असासा है, वो कम हो गई। इस नुकसान को दिखाने के लिए बेचे गए सामान की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई, और जब खर्चा बढ़ता है तो जाहिर है खालिस आमदनी यानी आपका मुनाफा कम हो जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जब इन्वेंट्री की वैल्यू कम की जाती है तो कुछ मालियाती तनासुब, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर, अचानक बेहतर नजर आने लगते हैं। इससे ऐसा लग सकता है कि मैनेजमेंट बहुत मौसर हो गई है, जबकि हकीकत में कंपनी ने एक नुकसान रिकॉर्ड किया होता है। ये एक ऐसी बारीकी है जिस पर तज्जियाकारों को खास ध्यान देना पड़ता है।
अब हम आते हैं आईएफआरएस और यूएस गैप के दरमियान सबसे बड़े और सबसे अहम फ़र्क पर। मान लें कि मार्केट के हालात बेहतर हो जाते हैं और आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू जो पहले गिर गई थी अब वापस बढ़ जाती है, तो अब क्या होगा? आईएफआरएस के तहत सिस्टम बहुत मंतकी है। अगर वैल्यू वापस आती है तो आप पिछले राइट डाउन को वापस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपने पहले कम किया था। इससे आपकी इन्वेंट्री की कीमत वापस बढ़ जाती है, आपके अखराजात कम हो जाते हैं और आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है। तो ये है सबसे बड़ा फर्क। आईएफआरएस कहता है हाँ, अगर वैल्यू वापस आए तो आप नुकसान को भी वापस ले सकते हैं, लेकिन यूएस गैप कहता है बिल्कुल नहीं। एक बार आपने यूएस गैप के तहत वैल्यू कम कर दी तो बस कर दी, वो मुस्तकिल तौर पर कम हो गई, चाहे मार्केट में उसकी कीमत आसमान पर ही क्यों ना चली जाए। ये एहतियात के उसूल का सबसे सख्त इस्तेमाल है। अच्छा, अब आप शायद सोच रहे होंगे इन सारी तकनीकी तफसीलात का हकीकी दुनिया में क्या मतलब है। इसका बहुत गहरा मतलब है। ये छोटा सा उसूल किसी कंपनी की माली कारकर्दगी की पूरी कहानी को बदल सकता है। तो असल बात क्या है? आईएफआरएस इस्तेमाल करने वाली कंपनी का मुनाफा ज्यादा उतार चढ़ाव वाला लग सकता है, क्योंकि वो नुकसानात को वापस पलट सकते हैं, जबकि यूएस कैप वाली कंपनी के लिए एक बार का नुकसान हमेशा का नुकसान है। इसीलिए जब भी दो कंपनियों का मुआवजा करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रही हैं। और ये राज कहाँ मिलेगा? हमेशा की तरह छोटी छोटी तफसीलात में, यानी मालियाती रिपोर्ट के फुटनोट्स में। तो आखिर में बस ये सोचें, अगर इन्वेंट्री जैसी ठोस नज़र आने वाली चीज़ की अकाउंटिंग में इतने बड़े फ़र्क हो सकते हैं, तो ज़रा तसव्वुर करें कि मालियाती रिपोर्टिंग में और कितने ऐसे पोशीदा उसूल होंगे जो इन कंपनियों की हकीकत को बना या बिगाड़ रहे होते हैं जिनका हम तज्जिया करते हैं।